तो बच्चों आज अपन बात करेंगे श्वसन के चरण के बारे में। तो देखिए बेटा, श्वसन एक बहुपदीय प्रक्रिया है, मतलब अनेक पदों के अंदर ये संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में किसी भी श्वसन क्रियाधार में निहित संपूर्ण ऊर्जा एक ही पद में विमुक्त नहीं होती है, बल्कि परस्पर युग्मित अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर श्वसन क्रियाधार में निहित सारी ऊर्जा एक ही पद में मिल जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बेटा। देखिए, जो श्वसन का नियमन है वो दक्षता पूर्वक नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक ही पद में ऊर्जा विमुक्त होगी तो इतनी ज्यादा ऊर्जा विमुक्त हो जाएगी कि कोशिका का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और कोशिका झुलस जाएगी, ठीक है। और तीसरा, अगर ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा, मतलब अधिकांश ऊर्जा उष्मा के रूप में खर्च हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण एक ही पद में नहीं होता है, बल्कि अनेक पदों में श्वसन की यह प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से वो पद हैं जिसमें श्वसन की यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन के पदों की अगर अपन बात करें बेटा, तो अपन ने दो तरह के श्वसन पढ़े हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की अगर अपन बात करें तो इसी में किसी भी श्वसन क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण 4 पदों के अंदर पूरा होगा, जिसमें सबसे पहला पद है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड पद है लिंक रिएक्शन, थर्ड पद है क्रेब्स साइकिल और चौथा पद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वायवीय श्वसन में श्वसन क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण कितने चरणों में होगा बेटा? 4 चरणों में होगा। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और अगर अपन बात करें अवायवीय श्वसन की, अवायवीय श्वसन में श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण केवल 2 ही चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा चरण है फर्मेंटेशन, ठीक है बेटा। तो यहां सबसे पहले अपन वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर अपन अवायवीय श्वसन की चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं और वायवीय श्वसन के अंदर सबसे पहला चरण है बेटा ग्लाइकोलाइसिस, जिसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, ये 2 ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। 2 ग्रीक शब्द है, एक है ग्लाइको और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब है शुगर, मतलब शर्करा, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, मतलब विघटन। अर्थात शर्करा के विघटन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इस ग्लाइकोलाइसिस की खोज 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। पहले वैज्ञानिक है गस्टेव एम्बेडेन, दूसरे वैज्ञानिक है ऑटो मेयरहोफ और तीसरे वैज्ञानिक है जे पार्नेस, ठीक है बेटा। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लाइकोलाइसिस को खोजा है। कौन कौन से 3 वैज्ञानिक है? गस्टेव एम्बेडेन है, ऑटो मेयरहोफ है और जे पार्नेस है, ठीक है बेटा। इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही इस ग्लाइकोलाइसिस को कहा गया है ईएमपी पाथवे। ई का मतलब एम्बेडेन, एम का मतलब मेयरहोफ और पी का मतलब होता है पार्नेस, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये सभी सजीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का पहला चरण है। किसी भी तरह का जीव हो, चाहे वो वायवीय श्वसन करने वाला हो या अवायवीय श्वसन करने वाला हो, सभी जीवों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का पहला चरण क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस को हम वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच का एक कॉमन पाथवे कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में भी होता है और अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में भी होता है। तो दोनों तरह के श्वसन के बीच का कॉमन पाथवे ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहां होता है बेटा ये प्रक्रिया? पूरी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें कोई CO2 विमुक्त होती है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में भी हो सकता है और अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में भी हो सकता है। और कहां संपन्न होती है बेटा ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य के अंदर, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बेसिकली होता क्या है? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिए, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता है ग्लाइकोलाइसिस,
केवल ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को एक 3 कार्बन युक्त यौगिक में तोड़ा जाता है जिसका नाम है पाइरुवेट। तो ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलने की प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये एक रेखीय प्रक्रिया है जिसमें लगभग 10 अभिक्रियाएं होती है। 10 अभिक्रियाओं के अंदर ये पूरा पाथवे संपन्न होता है और इस अभिक्रिया में होने वाली जो अधिकांश अभिक्रियाएं होती है बेटा वो उत्क्रमणीय होती है। केवल 3 अभिक्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस की ऐसी है जो अनुत्क्रमणीय है और वह है पहली, तीसरी और 10वीं अभिक्रिया। ध्यान रखिए कौन कौन सी अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस की अनुत्क्रमणीय है, पहली, तीसरी और 10वीं अभिक्रिया ये अनुत्क्रमणीय होती है। इन तीनों को छोड़कर के बाकी सारी अभिक्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि वो 10 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है ग्लाइकोलाइसिस की। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस की उन 10 अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए ये पूरा आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें 10 अभिक्रियाएं बताई गई है। 1 to 1 अपन एक एक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि उस अभिक्रिया में बेसिकली हो क्या रहा है, एटीपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है या एटीपी का निर्माण हो रहा है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण का प्रथम पाथवे है। आप जो भी भोजन लेते हैं उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप में भी हो सकता है, वो पॉलीसेकेराइड के रूप में हो सकता है, वो ओलिगोसेकेराइड के रूप में हो सकता है। तो पाचन की क्रिया के द्वारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को सरलतम रूप में बदला जाता है, मतलब सरलतम रूप मतलब मोनोसेकेराइड में बदला जाता है। अगर अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ज्यादातर जितने भी कार्बोहाइड्रेट है पाचन की क्रिया के द्वारा उनको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है बेटा ये इसमें जो श्वसन क्रियाधार भाग लेता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज से ये प्रक्रिया शुरू होती है। ये ग्लूकोज रक्त के द्वारा कोशिकाओं के पास पहुंचता है और कोशिकाएं इस ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्रमागत चरणों में इसका क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। और उसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान पहला जो चरण होता है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है बेटा, तो देखिए जो पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस का, इस चरण के अंदर ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। पहले चरण में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किया जाता है। अब फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग होता है किसी भी यौगिक के साथ में फॉस्फेट जोड़ना। किसी भी यौगिक के साथ फॉस्फेट जोड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो पहली प्रक्रिया में हम ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें आवश्यकता होती है बेटा फॉस्फेट की, और वो फॉस्फेट हमें मिलता है एटीपी से। आप जानते हैं एटीपी के पास में 3 फॉस्फेट होते हैं, तो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है और ये एटीपी बदल जाता है एडीपी के अंदर। ठीक है, अब जो भी फॉस्फेट एटीपी देता है वो फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th कार्बन से जाकर के जुड़ता है और जो उत्पाद बनता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है बेटा, मतलब ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करके हमने बना दिया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है बेटा वो होता है हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कौन सा है इसमें? हेक्सोकाइनेज है। तो ये पहली अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की जिसमें हमने ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किया है और उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला है। फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट एटीपी से मिला है, तो इस अभिक्रिया में एक एटीपी खर्च हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए सेकेंड अभिक्रिया आप देखें। सेकेंड अभिक्रिया में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इसके ही एक समावयवी रूप में बदला गया है। ग्लूकोज का समावयवी होता है बेटा फ्रक्टोज, तो यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने बदला है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस अभिक्रिया के अंदर जो एंजाइम भाग लेता है वो होता है फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। तो दूसरी अभिक्रिया एक समावयवीकरण अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदला गया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर है बेटा? चलिए तीसरी अभिक्रिया देखिए ग्लाइकोलाइसिस की। इस अभिक्रिया में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का वापस से फॉस्फोराइलेशन किया गया है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब वही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट हम जोड़ते हैं। ऑलरेडी 6ठे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है बेटा, एक और फॉस्फेट जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी यहां पर एटीपी की। एटीपी से हमें एक फॉस्फेट मिलेगा और वो फॉस्फेट फ्रक्टोज के प्रथम कार्बन से जुड़ेगा और उत्पाद बनेगा फ्रक्टोज
1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। और यहां पर एक एटीपी खर्च हुआ है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फॉस्फोराइलेशन करके बदल दिया है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। इस अभिक्रिया में जो एंजाइम भाग लेता है बेटा वो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसका सहकारक होता है Mg+2, ठीक है बेटा। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक स्पेशल एंजाइम है बेटा ग्लाइकोलाइसिस का। इसको ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम भी कहते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की दर को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। इस एंजाइम के बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने बदल दिया बेटा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एक 6 कार्बन वाला यौगिक है बेटा। इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन वाली शर्कराओं के अंदर तोड़ा जाता है। ये 3 कार्बन वाली शर्कराएं कौन होती है बेटा? एक तो होती है 3PGL, जिसको अपन 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी कहते हैं, और दूसरी है DHAP, जिसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को हमने तोड़ दिया है 3 कार्बन वाली शर्कराओं के अंदर। एक शर्करा बनी है 3PGL, दूसरी शर्करा बनी है DHAP। लेकिन यहां पर 3PGL और DHAP ये दोनों भी बेटा एक दूसरे के समावयवी होते हैं, आपस में एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की इस अभिक्रिया के अंदर जो DHAP बनता है, ये DHAP ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PGL में बदल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास में अब 3PGL के 2 अणु हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या किया हमने? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन वाला यौगिक था, उस 6 कार्बन वाले यौगिक को हमने 3 कार्बन वाली शर्कराओं में तोड़ा। एक शर्करा बनी 3PGL, एक बनी DHAP, ठीक है बेटा। एक अणु इसका बना, एक अणु इसका बना, लेकिन DHAP भी किस में बदल गया? 3PGL में बदल गया। तो इस तरह से हमारे पास में 3PGL के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए, ठीक है बेटा। तो आगे जो भी अभिक्रियाएं होगी बेटा वो 3PGL के 2 अणुओं से होगी। तो देखते हैं आगे क्या क्या अभिक्रियाएं हो रही है। ये जो 2 अणु 3PGL के बने हैं, इन दोनों अणुओं का पहले हम फॉस्फोराइलेशन करते हैं। फॉस्फोराइलेशन के लिए अब हमें फॉस्फेट मिलता है बेटा H3PO4 से। किससे मिलता है? H3PO4 से। इसके पास एक ही फॉस्फेट है H3PO4 के पास, और हमें फॉस्फोराइलेशन करना है 2 अणुओं का। तो हमें H3PO4 के कितने अणु लेने पड़ेंगे बेटा? 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो 2 अणु H3PO4 के यहाँ काम में आते हैं, और 3PGL का हम फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं दोनों अणुओं का, ठीक है बेटा। फॉस्फोराइलेशन करने से 3PGL 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में बदल जाता है। लेकिन यह अभिक्रिया आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी गई है, इस अभिक्रिया को वहां हटा रखा है, दिया हुआ नहीं है। तो फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो 3PGL पहले किस में बदलेगा बेटा? 1,3 बाइPGL में बदलेगा, और फिर 1,3 बाइPGL के दोनों अणुओं का हम करेंगे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन निकलना। और आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा कि अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है तो उसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? यहां पर ऑक्सीकरण है। तो 3PGL के 2 अणुओं का हम ऑक्सीकरण करते हैं। दोनों अणुओं के ऑक्सीकरण के लिए हमें इन दोनों अणुओं से हाइड्रोजन निकालना होता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन निकलेंगे बेटा। उनको ग्रहण करने के लिए एक हाइड्रोजन ग्राही की हमें आवश्यकता होती है, और वो हाइड्रोजन ग्राही यहाँ होता है NAD+, ठीक है बेटा। तो NAD+ के 2 अणु यहाँ लेते हैं हम, जो 4 हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH के 2 अणुओं के अंदर बदल जाता है, ठीक है बेटा। तो इस अभिक्रिया के अंदर 2 NAD+ से 2 NADH का निर्माण होता है, ठीक है। NADH भी एक उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है बेटा। इससे भी हम ATP बना सकते हैं, लेकिन ये जो ATP है ये हमें क्रियाधार के स्तर पर नहीं मिलते हैं। NADH से अगर हमें ATP बनाने हैं तो इन NADH का हमें ऑक्सीकरण करना होता है, और ये ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है, ठीक है बेटा। तो NADH जो बना है, इस NADH से हमें ATP मिलेंगे, लेकिन यहां नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में मिलेगी, जो कहां पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब ये जो NADH है, इससे ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर
3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स का हमने फॉस्फोराइलेशन किया, पहले 1,3-BiPgL में बदला, फिर 1,3-BiPgL के दोनों अणुओं का हमने डिहाइड्रोजनेशन किया, मतलब हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन को ग्रहण किया किसने, NAD+ ने, और निर्माण हुआ किसका, 2NADH का। ठीक है बेटा, तो इस तरह से 3PgL को हमने बदल दिया है 1,3-BiPgL के 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो अणुओं के अंदर। ठीक है बेटा, क्या बना है उत्पाद, 1,3-BiPgA बना है, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो अणु हमें मिले हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों अणु है, इन दोनों अणुओं का हम डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है किसी यौगिक से फॉस्फेट हटाना। तो आप देखिए 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में पहले और तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। जब हम डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं तो पहले कार्बन पर जो फॉस्फेट होता है वो निकल जाता है और ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ठीक है बेटा, दो अणुओं का डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे, दो फॉस्फेट निकलेंगे, उन दो फॉस्फेट को ग्रहण करेंगे एडीपी के दो अणु और यहां पर आपके बनेंगे 2 एटीपी। तो ये पहली अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की जहां पर एटीपी का निर्माण हुआ है। अब तक आपकी एटीपी खर्च हो रहे थे, यहां पर एटीपी खर्च हुआ, यहां एटीपी खर्च हुआ। ये पहली अभिक्रिया है जहां पर एटीपी का निर्माण हुआ है। ठीक है बेटा, तो 1,3-BiPgA से जब 3PgA बनता है तो क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए 3PgA के जो दो अणु बने हैं ये दोनों अणु अपने एक समावयवी में बदल जाते हैं। 3PgA का समावयवी होता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2PgA। ठीक है बेटा, तो ये 3PgA का समावयवी हो गया 2PgA। 3PgA के दो अणुओं से हमने बना दिए 2PgA के दो अणु। ठीक है बेटा, अब ये जो दो अणु 2PgA के बने हैं इन दोनों का डिहाइड्रेशन होता है, मतलब जल के अणु निकलते हैं दोनों अणुओं से, दोनों अणुओं से जल के अणु निकले, ये दो जल के अणु निकल गए बेटा। ये काम होता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और दो जल के अणु निकलने से आपके उत्पाद मिल जाएगा 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के कितने अणु बेटा, 2 अणु। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, जल निकला है। ठीक है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, इनोलेज की उपस्थिति में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस की किस अभिक्रिया में जल के अणु निष्कासित होते हैं। तो जब 2PgA 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदलेगा तो वहां पर जल के अणु निष्कासित होंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के दो अणु बने हैं इन दोनों अणुओं का भी डीफॉस्फोराइलेशन करते हैं, मतलब इसके साथ भी जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उसको हम निकाल देंगे, फॉस्फेट निकलेगा, उसको ग्रहण करेगा एडीपी और यहां पर भी क्या बनेंगे, 2 एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस की जिसमें क्या बने हैं, एटीपी बने हैं। ठीक है बेटा, तो ग्लाइकोलाइसिस की दो अभिक्रियाएं ऐसी है जहां एटीपी का निर्माण होता है, एक अभिक्रिया ऐसी है जहां NADH बनते हैं, दो अभिक्रियाएं ऐसी होती है जहां एटीपी खर्च होते हैं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की कुछ अभिक्रियाओं में एटीपी खर्च भी हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी है जहां एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रम है जिसमें हमने ग्लूकोज को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कर दिया है किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। ठीक है बेटा, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का हमने डीफॉस्फोराइलेशन किया और उससे आपके पास में बन गए पाइरुवेट के कितने अणु बेटा, 2 अणु। ठीक है, चलिए, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की 10 अभिक्रियाएं थी। अब मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस की अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती है ये उत्क्रमणीय होती है, लेकिन कौन कौन सी अभिक्रिया को छोड़कर बेटा, पहली, तीसरी और 10वीं अभिक्रिया को छोड़ करके। ये आप देखिए, ये ग्लाइकोलाइसिस की पहली अभिक्रिया है, ये ग्लाइकोलाइसिस की तीसरी अभिक्रिया है और ये ग्लाइकोलाइसिस की 10वीं अभिक्रिया है। पहली, तीसरी और 10वीं अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस की अनुत्क्रमणीय होती है, बाकी सारी अभिक्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। ठीक है बेटा, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। ठीक है बेटा, अब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हम एटीपी का निर्माण देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का निर्माण दो तरह से होता है। एक तो है क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण। क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण का मतलब यह है बेटा कि अगर डायरेक्ट क्रियाधार के स्तर पर ही एटीपी बन जाते हैं, यहां आप देखिए जहां अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के स्तर पर ही एटीपी अगर बन गए हैं तो इसको हम क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर
अभिक्रिया के स्तर पर ही 2 एटीपी बने, यहां पर भी अभिक्रिया के स्तर पर 2 एटीपी बने, तो ये क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण से कितने एटीपी बनते हैं बेटा, तो टोटल 4 एटीपी का निर्माण क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण से होता है। 2 एटीपी यहां बनेंगे और 2 एटीपी यहां बनेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी कौन सी प्रक्रिया है जिससे एटीपी बनते हैं? दूसरी प्रक्रिया है NADH2 का ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में होगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा। तो ये जो 2 NADH2 बने हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, इन 2 NADH2 का ऑक्सीकरण करने के लिए इन्हें पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना पड़ेगा, वहां ETS में इनका ऑक्सीकरण होगा। एक NADH का जब ETS में ऑक्सीकरण होता है तो उससे 3 एटीपी बनते हैं। आपके पास में ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH2 बने हैं, ये ETS में ऑक्सीकृत होकर के 6 एटीपी का निर्माण करेंगे, ठीक है बेटा। तो ग्लाइकोलाइसिस की अभिक्रियाओं से 6 एटीपी हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, मतलब ETS से बनेंगे 6 एटीपी और SLP से मिलेंगे 4 एटीपी, मतलब सकल एटीपी का उत्पादन अगर देखिए ग्लाइकोलाइसिस में तो वो होता है 10 एटीपी, ठीक है बेटा। 6 एटीपी आपको यहां से मिलेंगे, लेकिन ये 6 एटीपी कहां बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में बनेंगे। ये 4 एटीपी आपको क्रियाधार के स्तर पर ही मिल गए हैं, मतलब क्रियाधार स्तर फास्फोरिलीकरण से बने हैं। तो टोटल 6 और 4 मिलाकर के कितने एटीपी हो गए बेटा? 10 एटीपी का कुल उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस में होता है, लेकिन 2 एटीपी आपके खर्च भी हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का शुद्ध लाभ कितना हुआ है, तो शुद्ध लाभ हमें हुआ है केवल 8 एटीपी का, क्योंकि 10 एटीपी बने थे बेटा, उसमें से 2 एटीपी हमारे खर्च हो गए, तो शुद्ध लाभ हुआ 8 एटीपी का। तो ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का सकल उत्पादन 10 एटीपी का होता है, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, तो शुद्ध लाभ होता है 8 एटीपी का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का प्रत्यक्ष लाभ कितना होता है, तो प्रत्यक्ष लाभ देखने के लिए पहले आप ये देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रत्यक्ष एटीपी कितने बने हैं, तो वो है 4 एटीपी, और 4 में से खर्च कितने हो गए बेटा? 2 एटीपी। तो प्रत्यक्ष लाभ कितने एटीपी का हुआ? केवल 2 एटीपी का हुआ, ठीक है बेटा। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको एटीपी का उत्पादन ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का सकल उत्पादन 10 एटीपी का होता है, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, तो एटीपी का शुद्ध लाभ 8 एटीपी का होता है। और अगर प्रत्यक्ष लाभ पूछा जाए तो वो होता है 2 एटीपी का, ठीक है बेटा। ये इस तरह से एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। चलिए इसके बाद अब देखिए, ग्लूकोज को हमने बदल दिया है किसके अंदर बेटा? पाइरुवेट के अंदर। अब ये पूर्ण ऑक्सीकरण तो हुआ नहीं है, आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है। अभी हमें क्या करना है? पूर्ण ऑक्सीकरण करना है। तो अगर अपन पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण करना चाह रहे हैं तो ये निर्भर करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर। जो अलग अलग कोशिकाएं होती है वो अलग अलग पथक्रमों के द्वारा इस पाइरुवेट का आगे ऑक्सीकरण करती है। पाइरुवेट का आगे ऑक्सीकरण निर्भर करता है कोशिकाओं की आवश्यकता पर, ठीक है बेटा। अगर वायवीय श्वसन हम करना चाह रहे हैं तो इस पाइरुवेट का आगे ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट को पूरी तरह से ऑक्सीकृत करके CO2 और H2O में हम बदल देंगे। और अगर पाइरुवेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण करना है तो वो अवायवीय श्वसन में होता है और किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है बेटा।